स्वागत है आप सभी का उस कार्यक्रम में जिसमें आप मेरे साथ सिर्फ कहते ही नहीं है, बड़े दिल से चिल्लाते हैं वाह वाह क्या बात है। अब चिल्लाते इसलिए कि भाई जो खुशी होती है जब आदमी के हृदय में जब वो भरपूर होती है तो जुबान पे आती है, और जब जुबान पे आती है तो वो सारे जमाने को दिखाना भी चाहता है। और वाह वाह क्या बात है में इतनी खुशियां मिलती है आपके हृदय को कि आप सारे जमाने को कहते हैं वाह वाह क्या बात है। तो मैं आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा और मेरी दोस्त नेहा के मेहता यानी अंजलि तारक मेहता, और हम दोनों मिलके हमारे इन तमाम दोस्तों का फिर से स्वागत करते हैं जो कल से हमारे साथ हैं। उस मकर संक्रांति के महा मेगा एपिसोड में पेच लड़ा रहे हैं कविताओं के और सुना रहे हैं कुछ ऐसा कि आपको भी आनंद आ रहा है। जितनी मिठास तिल और गुड़ के लड्डुओं में होती है उतनी ही मिठास यहाँ इन कविताओं में है, और जितने पेच आसमान में पतंगों के लड़ते हैं उतने ही यहाँ शेरो शायरी और कविता के जिस तरह से डोर कट जाती है यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो आइए एक बार स्वागत करें हमारे कवियों का और कहें वाह वाह क्या बात है। इस कदर हमने कलेजे को जला रखा है, दिल को अब आह का गोदाम बना रखा है। आह का गोदाम, और तुम ना माने तो कहीं और करेंगे इन्वेस्ट, ऑप्शन और भी लोगों का बचा रखा है। काली पीली दाल बनाई और ज्वार की बाटी, रे हरा चना को साग बनायो कढ़ी करी रे खाटी। अरे दोनों ही हाथ से लाडू खावे, दोनों हाथ से दोनों ही हाथ से लाडू खावे, उंगलियां चाटे चट्टो चट्टो। रे फूट गई तकदीर भारो साजन खेले सट्टो। जब आदमी का दिमाग आधा खराब हो जाता तब वो कविता लिखता है, और दिमाग पूरा खराब हो जाता तब वो कवि सम्मेलन भराता है। एक कवि और कवियत्री ने आपस में शादी रचाई, सुहाग रात पे घूंघट उठाते ही दूल्हे ने दुल्हन को 6 गजल सुनाई। फिर दुल्हन ने अपने पुराने गीत गुनगुनाए, दोनों का कवि सम्मेलन रात भर चला, दोनों ने एक दूसरे को खूब दाद दी, और दोनों को सुबह याद आया आज तो सुहाग रात थी। तो आइए परिचय करते हैं हमारे साथ कौन कौन है। हमारे साथ हैं शकील मालेगावी जो कल से उसी सूट में बैठे हुए हैं। उसमें क्या और बात? सूट तो कर रहे हैं, जहाँ बैठे वहाँ सूट कर रहे हैं। वाह वाह भाई, इनके लिए जरा तालियां बजाइए। वाह 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 क्या बात है भाई। मैं ये शब्द सुनने के लिए कई साल से बेताब था। तरस रहे थे। शूट कर रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा। हाय 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 हाय। देखो आप कविताओं की पंक्तियों को इसी तरह अपने शब्दों से शूट करें और भगवान करें कि शकील मालेगावी जिंदगी भर आपको शूट करें। तो जब शूट कर रहे हैं यहाँ बैठे हो तो भैया जच रहे हैं, डोंट यू वरी। भैया देखो किसी मासूम की खुशी एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं है, मतलब की बड़ा छोटा दिल है इनका। लेकिन जो अनीता सोनी है वो मोहब्बत के गीत लिखती हैं, बड़ा दिल है उनका। इंदौर से हमारे बीच में आती हैं और मोहब्बत के गीत वही लिख सकता है जिसका दिल बहुत बड़ा हो। और वैसे महिलाओं का दिल छोटा होता है और पुरुषों का बड़ा होता है। मैं साबित करता हूँ कैसे। महिलाओं का दिल इतना छोटा होता है कि एक वक्त में सिर्फ एक पुरुष आ सकता है, और हम पुरुषों का दिल संभावनाएं अनंत है। ये दिल की बात है, और इससे मेरे ख्याल से आप भी इत्तेफाक रखेंगे पॉपुलर मेठी साहब, आपके दिल के टुकड़े तो खैर न जाने कहाँ कहाँ गिरे, लेकिन जहां भी गिरे कमाल किया, क्योंकि आपकी शेर व शायरी दुनिया में न जाने कितने मुल्कों में सुनी गई, और जहां जहां सुनी गई लोगों ने कहा वाह वाह क्या बात है। स्वागत है आप। हमारे साथ इधर दिल्ली से आए राकेश सोनी हैं जो अपने खास अंदाज में कविताएं करते हैं। अकोला महाराष्ट्र के घनश्याम अग्रवाल है जो अपनी कविताओं से और अपनी लघु कथाओं की वजह से बेहद मशहूर है। वेणुगोपाल भट्टड़ है जो अपनी क्षणिकाओं से लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट भरने का काम करते हैं। तो ये तबस्सुम के तमाम जो वाहक यहाँ बैठे हैं ये ठहाकों के जो सौदागर हैं और हिंदी और उर्दू कविता और शायरी के ये जो खवैया हैं, इन सब के लिए एक बार हम कहते हैं वाह वाह क्या बात है। तो क्या बोलते हो शकील भैया, मतलब कि महफिल को शुरू करें अब? जी जी इजाजत है। तो क्या बोलती हूँ, सबसे पहले किसको बुलावे? नेहा जी को नहीं, मतलब यार तुम्हारा कैरेक्टर तो यहीं आके ऐसा अटका है भैया। नहीं सर, मैं वो नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी मुसीबत दूर कर रहा हूँ।
शकील भाई ये गलत बात है। क्या मतलब गलत बात क्या है? मुसीबत दूर करना? हाँ तो नहीं, तो ऐसा बोलना, ऐसा बोलना कि यहाँ से हट जाएं? नहीं तो कि क्या हम बोलना? आपकी मुसीबत है। हाय हाय हाय, खैर खैर छोड़िए, हम ये मसला यही छोड़ते हैं और आइए बुलाते हैं उन्हें जो सचमुच बड़े ही पॉपुलर हैं। पॉपुलर मेठी साहब। मैं चार चार पंक्तियाँ आपके समक्ष रख रहा हूँ इरशाद सुनाए पॉपुलर भाई। कि जुबैदा, करिश्मा, आहा, करीना, नसीमा, आहा, अगर कोई हो तो मुझे माफ़ कर दें। हाँ। जुबैदा, करिश्मा, करीना, नसीमा, चलो आज सबको दिखा दूं सनीमा। सनीमा। मेरी उम्र क्या है ये क्यों पूछती हो, कहीं इश्क का जोश होता है धीमा। हाय हाय, जुबैदा, क्या बात। कुछ अनीता कुछ कहना चाह रही थी आप इस पे? उम्र का, बालों का, दिखने का, रंग का मेरे ख्याल में शैलेश जी कोई महत्व नहीं है, मतलब नहीं है, क्योंकि दिल का लगाव रखते हैं दिल के लगाव से। मिलता नहीं स्वभाव किसी के स्वभाव से। हम प्यार करने वाले भी कितने अजीब हैं, दरिया को पार करते हैं कागज की नाव से। लेकिन आप मोहब्बत की इनसे उम्मीद न रखें, क्योंकि गर्मी नहीं मिलती बुझते अलाव से। शैलेश जी, हाँ आपकी बात के लिए 4 पंक्तियां आपको समर्पित करती हूँ। जी। यूं तो गम सारे जमाने के उठा सकती हूँ, हाँ प्यार से गैर को मैं अपना बना सकती हूँ, और जिद पे आ जाऊं मैं सोनी तो जमाना देखे, आग नजरों से मैं पानी में लगा सकती हूँ। इन्होंने मिश्रा अभी शेर पढ़ा, पानी में आग लगा सकती हूँ, तो मैं इनसे गुजारिश करूंगा, देश में गैस की बहुत तकलीफ है, आप आंखों से आग लगाते फिरे। और ये 4 मिसरे देखें कि इस कदर हमने कलेजे को जला रखा है, दिल को अब आह का गोदाम बना रखा है। आह का गोदाम। और तुम ना माने तो कहीं और करेंगे इन्वेस्ट, ऑप्शन और भी लोगों का बचा रखा है। और ये 4 पंक्तियां देखें कि किस कदर गंभीर होकर इश्क फरमाता हूँ। गंभीर होकर, ओ हो। किस कदर गंभीर होकर इश्क फरमाता हूँ मैं, देखता है जब कोई उसको तो शर्माता हूँ मैं। सब मिटा डाले हैं मैंने दरमिया के फासले, चोट उसके पाँव में आए तो लंगड़ाता हूँ मैं। और ये 4 पंक्तियां देखें कि आशिकी भी दोस्तों क्या क्लासिकल संगीत थी। हाय हाय। आशिकी भी दोस्तों, आशिकी भी दोस्तों क्या क्लासिकल संगीत थी, राग तोड़ी जाने क्या था, जाने क्या गाते रहे, जिंदगी भर इश्क का इजहार करने के लिए वो भी हकलाते रहे और हम भी हकलाते रहे। कि बात तो जब है मिलाओ इस तरह मुझसे नजर, जैसे टकरा दे कोई शमशीर से शमशीर को, ऐसी सूरत में निशाना कोई बन सकता नहीं, कैसे तीर अंदाज हो सीधा तो कर लो तीर को। बात तो जब है, और फूल से जख्मों का मरहम ढूंढती रह जाओगी, फूल से जख्मों का मरहम ढूंढती रह जाओगी, अपना हमदर्द और हमदम ढूंढती रह जाओगी, जब कभी सूरज की किरणें तुम पे डालेंगी नजर, तुम मुझे मेरी शबनम ढूंढती रह जाओगी। और देखें कि उसकी हर बात मेरे बूते से बाहर निकली, मेरी सौगात भी मेरे लिए ठोकर निकली, रोज डंडे लिए हाथों में खड़ी रहती है, जिसको मैं बीवी समझता था वो शौहर निकली। और तुम क्या समझोगे तमाचों का हुनर, तमाचों का हुनर। तुम क्या समझोगे तमाचों का हुनर, जिंदगी बीवी ने ये गुलजार की, और मैं तो टॉनिक ले रहा हूँ सुबह शाम, देख लो सुर्खी मेरे रुखसार की। कि एक्सरे देख के बेसाख्ता सर्जन ने कहा, तेरे भेजे में भी एहसास का कांटा निकला, और हुस्न वालों ने बहुत जम के किया है पथराव, तेरे सर में तो बड़ा काम रफू का निकला। अरे क्या बात है, बहुत अच्छे। और ये 4 पंक्तियां और कि खूब हंसते हैं तेरे अब्बा जी, उनको मैं गम से आशना कर दूं, खूब हंसते हैं तेरे अब्बा जी, उनको मैं गम से आशना कर दूं, मेरे दिल में बस इतनी ख्वाहिश है तेरे घर में मुशायरा कर दूं।
भाई मेरे दिल में इतनी सी ख्वाहिश है कि तेरे घर में मुशायरा कर दूं, लेकिन आपने तो घर घर में ऐसा आज अपने शेरों को पहुंचा दिया, अपने क़तात को पहुंचा दिया है कि हर घर इस वक्त आप ही का मुशायरा चल रहा है। इस वक्त तो इनकी इस खूबसूरत अदायगी के लिए यही कहेंगे, वाह वाह क्या बात है। और अब बुलाते हैं उन्हें जो इंदौर से हमारे बीच में आई है, जो बहुत बढ़िया गजल कहती हैं और उन्होंने शायद पीएचडी भी गजलों पे ही की है। हिंदी कवि सम्मेलनों में लोकप्रिय कवित्री हैं और नाम है उनका डॉक्टर अनीता सोनी। अनीता जी, स्वागत है आपका। ओह नेहा, थैंक यू। ओह माय गॉड। चलिए कविता शुरू करते हैं। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ कि यहाँ आकर आज मुझे कैसा लग रहा है। जी। कांटों पे चल के आज तेरा प्यार पा लिया, वाह वाह। हर बूंद को लहू की सितारा बना लिया। पतझड़ दिए थे इश्क ने सौगात में, मगर पतझड़ दिए थे इश्क ने सौगात में, मगर मैंने समय की जेब से सावन चुरा लिया। मैंने समय की जेब से सावन चुरा लिया। शुक्रिया। आप इतना अच्छा आपने सुना, दाद दी। 4 पंक्तियों के आप हकदार हो गए हैं। स्वागत सुना। मोती को आसमान का आंसू बना दिया, वाह। तारीफ करके हुस्न को जादू बना दिया। हर झूठ अच्छा लगता है उसकी जबान से, खुद फूल बन गए मुझे खुशबू बना दिया। ऐसे ही उसने आज उल्लू बना दिया। ऐसा नहीं है शैलेश जी, महिलाएं उल्लू ही नहीं बनाती। आप सबका हमारे घरों उल्लू में पालती जरूर है घर में एक एक। ऐसा ना सोचें। आप सबका, आप पुरुषों का हमारे घर में, हमारे स्त्रियों के मन में क्या स्थान है, क्या जगह है। 4 पंक्तियां आपको समर्पित करती हूँ और नेहा की तरफ से करती हूँ। जी। न हो जब हम सफर, कोई सफर अच्छा नहीं लगता। क्या बात है। तो रंगो नूर बरसाता नगर अच्छा नहीं लगता। क्या बात है। वाह वाह। अगर तन्हाइयों को बांटने वाला न हो कोई, वाह। अनीता सोने चांदी का भी घर अच्छा नहीं लगता भाई। क्या बात है। बहुत धन्यवाद शैलेश जी। और अब आप सहमत हो गए होंगे कि आपका कितना सम्मान है दिलों जी, में, जी, घरों जी, में, बिल्कुल। आप सबका, आप सब सुनने वालों का। शकील साहब के यहाँ एक बार कवि सम्मेलन में मुझे जाना हुआ था। इनके घर पर मेरा रहना हुआ। इनकी धर्मपत्नी से मैंने कहा कि भाभी जी, शकील साहब तो बहुत ही उम्दा किस्म के शायर और इतने बड़े नाज़िम में मुशायरा है। तो उन्होंने कहा, अरे अनीता जी, ये सब हाथी के दांत है, ये देखने के हैं। तो उन्होंने जो कुछ कहा वो मैंने इस गीत में लिखा। जी। वाणी मेरी और बाकी सारा जो इस गीत का मसाला है वो यहाँ से निकला है। यहाँ से। रे फूट गई तकदीर मारो साजन खेले सट्टो, रे फूट गई तकदीर मारो साजन खेले सट्टो। सारी रात वो बोतल खींचे, सारी रात वो बोतल खींचे, सारी रात वो बोतल खींचे, दिन में पीवे मट्ठो। रे फूट गई तकदीर मारो साजन खेले सट्टो। काली पीली दाल बनाई और ज्वार की बाटी, रे काली पीली दाल बनाई और ज्वार की बाटी। रे हरा चना को साग बनायो, कढ़ी करी रे खाटी। अरे दोनों ही हाथ से लाडू खावे, दोनों हाथ से, दोनों ही हाथ से लाडू खावे, उंगलियां चाटे चट्टो। चट्टो। फूट गई तकदीर मारो साजन खेले सट्टो। मैं खेता खेता काम करूं, वो घर में बैठो रे वे। अरे छोरा छोरी शोर मचावे, फिर भी लेट्यो रे वे। अरे 1.5 साल में 2 बच्चा, 1.5 साल में 2 बच्चा, खानदान पे बट्टो। रे फूट गई तकदीर मारो साजन खेले सट्टो। और साहब, रे चढ़ तो जो बन देख मुछल्ला अखियां हैं जब गावे। अरे यो कायर भरतार पलंग का नीचे
छुप जावे। अरे मैं समझी बंदूक थी पर यो निकलियो देसी कट्टो। रे फूट गई तकदीर भारो साजन खेले सट्टो। और आखिरी बंद पढ़ती हूँ। सुबह अपनी पत्नी से बिछड़ते हैं तो सारा दिन उसे पहचानते ही नहीं है कि ये अपनी वही वाली है। तो उसके अंदर की पीड़ा का बंद देखिए कि वो क्या कहना चाहती है। रे सास ननंद से छुप के दिन में मारे पास न आवे। रे सो थकी मांदी जब रात में जौन यो मारी खावे। जब मैं आंख दिखाऊं तो फिर पाँव दबावे पट्ठो। रे फूट गई तकदीर मारो साजन खेले सट्टो। सारी रात वो बोतल खींचे दिन में पीवे मट्ठो। भाई अनीता जी, आपने बगैर कुछ कहे शकील साहब को बहुत कुछ कह दिया। तब मुझे एक शायर के 2 शेर याद आते हैं कि गुबार दिल से पुराना नहीं निकलता है, कोई भी सुलह का रास्ता नहीं निकलता है, लड़ाई कीजिए मगर सलीके से, शरीफ लोगों में जूता नहीं निकलता है। तो आपने ये जो बगैर कुछ कहे बहुत कुछ कह दिया। लेकिन कह दिया तो कह दिया। अब ये तो बड़ी पतंग मिठास के साथ जी जी, ये तो पतंगे हैं, यहाँ तो पेच लड़ते रहेंगे और हम आनंद उठा रहे हैं, हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं। आइए इस हंसी और खुशी को और आगे बढ़ाते हैं, द्विगुणित त्रिगुणित और बहुगुणित करते हैं उस कवि के रूप में जो अपने खास अंदाज में कविताएं पढ़ते हैं। नाम है उनका घनश्याम अग्रवाल। जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं। आप सबको प्रणाम करता हूं। एक सच्चा व्यंग्यकार किसी के बाप को नहीं छोड़ता और व्यंग लिखने पे आ जाए तो अपने आप को नहीं छोड़ता। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। कवियों में बड़ी एक कमजोरी होती है, श्रोता मिला के कविता पेल दे। ढूंढते रहते हैं हम श्रोता, जहां मिले कविता सुना दे। और उसके लिए हम कई उपाय काम में लाते हैं। एक कवि ने तो एक बच्चा चुराया, अच्छा, और फिर पत्र भिजवाया, आपका बच्चा हमारे पास सकुशल कैद है। बच्चे की रिहाई के लिए आज रात मेरी कविता सुनने कवि सम्मेलन में आना पड़ेगा। बहुत अच्छे। कवि सम्मेलन के बाद बच्चा घर लौटा देंगे। खबरदार, जो पुलिस की मदद ली तो बच्चे को 40 कविता सुना देंगे। श्रोता तलाशते रहते हैं। अभी मकर संक्रांति पे तो हमारे कवि मित्र अपने पतंग पे मुक्तक लगा के उड़ाता है, किसके बाप की ताकत ने काट लेकर। एक दो ने उसकी पतंग काटी, मुक्तक पड़ा, पतंगबाजी छोड़ दी। और यह रचना मैं आपको सुना रहा हूं, कवि नियोजन, और यह रचना मैं शैलेश जी को समर्पित कर रहा हूं। जी। जब आदमी का दिमाग आधा खराब हो जाता तब वो कविता लिखता है, और दिमाग पूरा खराब हो जाता तब वो कवि सम्मेलन भराता है। उस दिन हमारे ऑफिस में परिवार नियोजन सप्ताह मनाने की बातें चालू थी। अचानक मेरा दिमाग जो हमेशा आधा खराब रहता है उस दिन पूरा हो गया। मेरे से मुंह से निकला, एक कवि सम्मेलन रख लो। ऑफिसर बोले पैसे बहुत लगते हैं, तो मैं बोला लोकल कवि सम्मेलन रख लो। बेचारे लोकल कवि तो चाय पीकर ही कविता सुना देंगे। साहब, मैंने दूसरे दिन अखबार में छपा दिया कि आज 9 बजे परिवार नियोजन का कवि सम्मेलन होने वाला है। मैं समझा कि हजारों की संख्या में पब्लिक आएंगी तो परिवार नियोजन का प्रचार होगा, मुझे प्रमोशन मिलेगा। पर वहां सिर्फ 200-250 आदमी आए थे। मैं माइक पे अनाउंस किया, जो कवि उधर उधर बैठे हैं कृपया मंच पर आओ। मेरा इतना बोलना था, 250 में से 225 आदमी उठ मंच की ओर भागे। 225 आदमी उठ के मंच की ओर भागे। मंच पे बैठने को झगड़बा लागे। सामने 10-15 श्रोता बैठे थे। मैं दिल में बोला, इससे तो आपा श्रोता सम्मेलन भराता तो ज्यादा फायदे में रहता। मैंने उनसे कहा, मैं इतने कवियों से कविता नहीं पढ़ा सकता, तुम अपना नाम लिखकर दे दो, मैं लॉटरी सिस्टम से 15 नाम निकालूंगा। कवियों की पर्चियां आ गई, मैं उसको गिना तो 1325 भरी। मैं बोला परिवार नियोजन का कवि सम्मेलन और नए कवि पैदा हो रहे हैं। तब मेरे मित्र ने बोला ऐसी बात नहीं है, एक एक कवि ने अलग अलग नाम से 10-10 चिट्ठी डाली है कि कहीं ना कहीं नंबर लगेगा।
जब मैंने 15 नाम निकाले तो वो कवि तो खुश होके भांगड़ा डांस करने लगे। हाँ। बाकी का कवि मेरा गला पकड़ लिया। बोले तुमने बुलाया है तो कम से कम तुमको तो सुनना ही पड़ेगा। हाँ। बोला ठीक है भैया सुनाओ, पर तुम मंच पे नहीं माओगे, नीचे लाइन लगाओ। देखते देखते कवियों की लाइन लग गई। मैंने उनको डायरेक्ट बोला कोई भी कवि 1 मिनट के ऊपर कविता नहीं कहेगा। हाँ। और उनको कहा भाई साहब मैंने 15-20 चाय पान के पैसे सैंक्शन करवाए हैं, तो तुम चाहो तो एक एक घूंट चाय की पी लो, नहीं तो तुम तुम्हारे हिसाब से 80-80 पैसे नकदी ले लो। 80-80 पैसे? कवि बोले कुछ नहीं चाहिए, पर तुमने टाइम 1 मिनट रखा है उसको बढ़ा दो। मैं बोला टाइम बढ़ाऊंगा तो ये कवि सम्मेलन 15 दिन तक चलेगा। मैंने स्ट्रिक्ट वार्निंग दी 1 मिनट के ऊपर कविता नहीं होएंगी। तो मैंने अध्यक्ष के पास एक घंटी बुलाकर रखी और कहा 1 मिनट हो जाए तो घंटी बजा देना, और कवियों से कहा घंटी बजते बराबर माइक छोड़ देना। उतने में एक कवि आया, सबके पहले तो घंटी उठा के जेब में रखी और बोला मेरी कविता का शीर्षक है ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। तब मैंने चपरासी को कहा देख अब कवि सम्मेलन पूरा फॉरम पे आ गया, अब घंटी से काम नहीं चलेगा, तू दूर खड़े होकर घंटों बजाया कर। वो बेचारा इतना घंटा बजाया कि फायर ब्रिगेड की मोटर आ गई, पर कभी माइक नहीं छोड़ा। तब मजबूरी में मैंने 2 पहलवान को बुलाया। बोला पहलवान जी घंटा बजने के बाद कभी माइक छोड़ देवे तो ठीक, वरना उनको उठा के मंच के बाहर फेंक देना। हाँ। मैं तुमको फी कभी 5 रुपया दूंगा। तो एक कवि पहलवान को बोला पहलवान मेरे को मत फेंकना, मैं 50 रुपया दूंगा। बहुत अच्छे। पर पहलवान मेरी बात माने। उसके 2 कारण थे, एक तो मेरा सौदा थोक का था, दूसरे पहलवान को भरोसा नहीं आ रहा था कि कवि और 50 रुपये। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। बड़ी मुश्किल से हम 15-20 कवि को उठा के बाहर फेंके, पर मैं देखा लाइन उतनी की उतनी, क्योंकि जिस कवि को उठाकर बाहर फेंकते वो दौड़ के फिर से लाइन में लग जाते। तब मैंने चपरासी को कहा तू पिछले हिस्से में खड़ा रहे और ख्याल रख जो शक्ल तुझे एक बार माइक पर दिखे वो शक्ल लाइन में नहीं आनी चाहिए। हाँ। मेरा इतना कहना था कि एक दाढ़ी वाला कवि आया, कविता बोली, मंच के नीचे जाकर अपनी दाढ़ी ने काट के फेंक दी और लाइन में लग गया। क्या बात है। दूसरा कवि आया, कविता बोली, उस कतरेवी दाढ़ी को चिपकाया और लाइन में लग गया। क्या बात है। मैं समझ गया लाइन में कुछ न कुछ मिस्टेक है। हाँ। मिस्टेक। मैं लाइन की चेकिंग करने गया तो क्या देखता हूँ उस लाइन में 4-5 बच्चे 6-7 साल के भी खड़े थे। मैंने एक बच्चे से बोला क्यों रे तुम भी इस कच्ची उम्र में कविता लिखते हो? बोले नहीं हम ऐसा गंदा काम नहीं करते। कविता तो हमारे अंकल लिखते हैं, पर वो चाय पीने को बाहर गए तो नंबर लगाने के लिए हमको बैठा दिया। इसीलिए मैं छोकम कविता, बहुत कम कविता सुनाता हूँ, और इसके पहले आप पहलवान को बुलाए, मैं घर जाता हूँ। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। भाई बिल्कुल सही कहा आपने घनश्याम जी के स्वयं पे व्यंग करना बेहद कठिन काम होता है, लेकिन आपने स्वयं पे व्यंग किया, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, वाह वाह, क्या बात है आपके इस अंदाज के लिए, बहुत ब्यूटीफुल दैट वाज। लेकिन सचमुच कुछ कवि होते हैं इतनी लंबी सुनाते हैं कि पता ही नहीं चलता। एक कवि सम्मेलन में मुख्य अतिथि कोई 85 साल के थे, कवि ने इतनी लंबी सुनाई कि फिर वो थे। कवि को गिरफ्तार किया गया। जज ने पूछा भाई क्या किया इस कवि ने? बोले साहब मुख्य अतिथि शहीद कर दिए। तो बोले इसको फांसी पे चढ़ा दो। कवि अपनी अंतिम इच्छा बताओ। बोले जज साहब वही कविता आपको सुनाना चाहता हूँ। तो जब ऐसी स्थिति होती है तब एक शायर के 2 शेर मुझे याद आते हैं कि ये तो शायर का अंधेर, एक गजल में 17 शेर। ये तो शायर का अंधेर, एक गजल में 17 शेर, और मेरा नंबर आने तक सुनने वाले सारे ढेर। तो सुनने वाले सारे ढेर कर देते, लेकिन हमारे यहाँ तो वो कवि आते हैं जिनके लिए लोग 1 रात 2 रात नहीं कई रातें बैठ के इंतजार कर सकते हैं। और मैं जानता हूँ अभी आप इंतजार कर रहे हैं कि अभी क्या क्या होने वाला है। बताता हूँ कौन है
कौन आएगा जो आज छुपा रुस्तम में होगा। अभी नहीं बताऊंगा उसका नाम, लेकिन इस वक्त एक अल्पविराम। स्वागत है फिर से आपका उसी कार्यक्रम में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। रोज सुबह एक अलग सुबह होती है, रोज सुबह एक अलग सुबह होती है। वाह क्या मिसरा है। पर ये संक्रांति के दिन की जो सुबह होती है वाह, वो कैसी होती है? ये सवाल है या कविता है? नहीं, आप कैसे मनाते हैं? मैं रंग खेलता हूँ उस दिन, जमीन चक्कर छोड़ता हूँ, राखी बनवाता हूँ जाके। आप कैसे मनाते हैं? ऐसे नहीं मनाते संक्रांति की सुबह, पतंग जगा के मनाते हैं। तो जब एक सेकेंड, ये क्या चाहिए? नहीं पतंग पतंग। ये पतंग आप देख रही हैं? हाँ। मकर संक्रांति के दिन छत पे जाके हम पतंगे उड़ाते हैं। समझ गई आप? जी। आपको समझ में आ गया? हाँ। हे भगवान, आ गया समझ आ बिल्कुल गया। बिल्कुल, मतलब इनको समझ में आ गया, मतलब ये कि पड़ोसी देश सुधर गया है। इतनी आसान काम बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, बस ऐसे ही पतंगे उड़ाई जाती है, ठीक है ना? क्या बात है। चलिए, तो अभी हम हमारे छुपे रुस्तम को बुलाया, उसके पहले पतंगों का एक आध पेच लड़ना चाहिए। राकेश, तुम कुछ कहना चाह रहे थे। अनीता जी, बहुत अच्छा काव्य पाठ आपने किया कि तुझको अल्लाह ने फुर्सत में बनाया होगा। तुझको अल्लाह ने फुर्सत में बनाया होगा, तूने तब जाके कहीं हुस्न ये पाया होगा, और तुझको भेजे वो जमी पे कि वहीं पे रख ले, हो ना हो ऐसा ख्याल उसको भी आया होगा। तू भी सोनी मैं भी सोनी, तू भी सोनी मैं भी सोनी, चल कर दें दोनों अनहोनी। ओहो। बात अगर प्यार की है तब तो मैं कहना चाहूंगी कि मेरे जख्मों को मेरे अश्क ही सहलाते हैं। वाह 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 वाह, जब भी मैं उनको पुकारूं वो चले आते हैं। क्या बात है, क्या और बात। प्यार की राह में मुझको ही तो मंजिल न मिली, वाह। लोग तो चांद पे जाकर भी पलट आते हैं। तो सोनी जी, प्यार के लिए तो बहुत देर हो गई है, हमारी उम्र निकल चुकी है। प्यार भले ही कर ले, हाँ, पर जिंदगी इतनी सीधी सादी नहीं होती। जी जी जी, दोनों के सरने में एक हो तो हिंदुस्तान में शादी नहीं होती। सही बात। इनकी तरफ से 4 पंक्तियां जी 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 जी, कि रोज ही जाना मुझे पड़ता है अब थाने को। हाँ। सुबह से शाम ही हो जाती है घर आने को। हाँ। कभी घूंसे, कभी लाठी, कभी उठक बैठक। हाँ। ये गिदा मिलती है लैला तेरे दीवाने को। काफी सारे पतंगे उड़ रही है कब से, कविताओं की ये है वो है। आसमान में भी काफी सारे पतंगे कटती है, उड़ती है, चढ़ती है। एक आध पतंग ऐसी होती है जो एकदम स्टेडीली वो अपना काम करती ही रहती है, सेल करती ही रहती है। वैसे वो जो सर है अपने, इस उम्र में पतंगे ऐसे ही उड़ती है। नेहा, एक मिनट भाई और बहनों, आप तो सारे बड़े रुस्तम हिंद हैं सारे लोग, इस बहस को न जाने कहाँ तक ले जा सकते हैं। लेकिन हमारा छुपा रुस्तम जो एक बहुत ही प्रतिभाशाली और बहुत ही संभावनाशील कवि है, एक ऐसा कवि जो सारी दुनिया में अपना नाम करने को बेताब है, जिसकी कविताएं मुझे भी बड़ी पसंद हैं। भारतीय रेलवे में वैसे काम करते हैं, लेकिन हिंदी कविताओं के बड़े ही अच्छे सर्जक हैं। नाम है उनका मुकेश गौतम। बड़ी देर से प्यार मोहब्बत की बातें चल रही थी, नोक झोंक भी चल रही थी। पॉपुलर जी बहुत बढ़िया बात कर रहे थे, बता रहे थे कि घर में मुशायरा हो। लेकिन सर, मैं एक बड़े ज्ञान की बात बताता हूँ, आप बहुत बड़े हैं। पहले किसी शहर में एक आध कवि होता था जी, उस कवि के नाम से शहर की पहचान होती थी। बाद में एक एक शहर में 10-10 कवि होने लगे। यहाँ तक भी लोगों ने झेल लिया, एक एक गली में 8-8, 10-10 कवि होने लगे। यहाँ आके मामला बिगड़ गया। लेकिन शैलेश भाई, सबसे बड़ी हालत खराब होती है जब जब एक घर में एक से ज्यादा कवि हों। और अगर मैं साबित कर दूं तो बताना कि एक कवि और कवियत्री ने आपस में शादी रचाई। सुहाग रात में घूंघट उठाते ही दूल्हे ने दुल्हन को 6 गजल सुनाई। फिर दुल्हन ने 5 गीत, 4 रुबाई। फिर दूल्हे ने अपने 6 गीत सुनाए। फिर दुल्हन ने अपने पुराने गीत गुनगुनाए। दोनों का कवि सम्मेलन रात भर चला। दोनों ने एक दूसरे को खूब दाद दी।
और दोनों को सुबह याद आया आज तो सुहाग रात थी। कोई बड़ा छोटा नहीं होता, किसी भी आदमी का काम उसको बड़ा छोटा कर देता है। एक छोटी सी कविता आपके बीच पढ़ रहा हूं, नदी और सागर। हाँ। बस बात यह है कि जब कोई आपकी प्रशंसा करे तो आपको फूलना नहीं है, और जब कोई आपकी आलोचना करे तो आलोचना को पीना सीखिए। क्या बात है? मेरा दावा है वाह, कि जिस दिन आप अपनी आलोचना को पीना सीख जाएंगे उस दिन आप सचमुच जीना सीख वाह जाएंगे। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। मैंने कल कल कर बहती हुई एक नदी से कहा, बहुत सुंदर हो तुम। नदी किनारों से जोर से टकराई। मैंने प्रशंसा की नदी के निर्मल जल की, और तेजी से बहने लगी नदी। मैंने प्रशंसा की नदी के विस्तार और गहराई की, नदी ने अपनी धारा को और तेज कर दिया। फिर मैंने नदी से समुद्र की चर्चा की। चर्चा की समुद्र के अथाह विस्तार और गहराई की, तो नदी नाराज हो गई। भला कोई मुझसे अधिक विस्तारित, मुझसे अधिक गहरा कैसे हो सकता है? नाराज होकर बहने लगी थी नदी। मैं सागर के पास गया, मैंने सागर से उस नदी की चर्चा की। सागर खुश हुए, बोले जब वापस जाओ तो उस नदी को मेरा प्रणाम कहना, क्योंकि वो नदियां हैं इसलिए मैं हूं। क्या बात है, बहुत बढ़िया मुकेश। वाह वाह वाह। वो नदियां हैं इसलिए मैं हूं, वो छोटी है पर मीठी है। वाह। मैं विशाल गहरा हूं, खारा हूं, ठहरा हूं। कहने को ये एक कविता है, एक लघु कथा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जीवन का सच्चा पता है। हाँ। बड़ा वो नहीं जो बड़ा होने का अभिमान करे, बल्कि बड़ा वो है जो सबको साथ लेकर चले और सबका सम्मान करे। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। वेरी नाइस। बिल्कुल सही कहा मुकेश तुमने। बड़ा वो है जो सबको साथ लेके चले और सबका सम्मान करे। और आदमी जब बहुत बड़ा हो जाता है तो आपको क्या लगता है कि वो भीतर से उतना ही मजबूत होता है? ऐसा नहीं होता। तब मुनव्वर राणा का एक शेर मुझे याद आता है जो वो कहते हैं कि बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। इसलिए बड़ा होना शायद आसान हो, लेकिन बड़ा बना रहना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन निश्चित तौर पे आज मुझे मालूम है मुकेश गौतम, आज आपने यहाँ छुपे रुस्तम के रूप में कविता पढ़ी। ये बड़े होने की सीढ़ी पे एक बड़ा विशाल कदम है जो आप लेने जा रहे हैं। कल को आप एक देश के बहुत बड़े कवि होंगे और हम आपके लिए तालियां बजाएंगे। और हम आज इस मंच पे आपको एक स्मृति चिन्ह प्रदान करना चाहते हैं। तो अभी आपने देखा कि नई पीढ़ी के मुकेश गौतम ने अपनी कविताएं सुनाई और बहुत अच्छे ढंग से सुनाई। आज ये छुपे रुस्तम है, लेकिन कल को सारी दुनिया में इनका नाम होगा। इसलिए आज याद रख लीजिए, कल को आप कहेंगे कि हमने याद नहीं रखा, रख लीजिए मुकेश गौतम है इनका नाम। लेकिन इस वक्त हम लेते हैं एक अल्पविराम। स्वागत है फिर से आपका उसी शो में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। जब पतंगों की बात चलती है तो निश्चित तौर पे खुशियों की बात होती है। जब इतने सारे रंग आसमान में होते हैं तो क्या कहा जाए। लेकिन आदमी के जो दिल की पतंग है वो जब उड़ती है तो वो कहीं भी जा सकती है, उसका कोई ठिकाना नहीं होता। और आम आदमी की दिल की पतंग जब कविता बन के उड़ती है तब क्या होती है, जरा देखते हैं। घरवाली से ज़्यादा मुझे साली की याद सताती है, घरवाली से ज़्यादा मुझे साली की याद सताती है, क्योंकि यार केक के साथ चेरी फ्री आती है। आपके स्माइल ने सारे जहां को हिला दिया, आपके स्माइल ने सारे जहां को हिला दिया, कोमा से जगे मरीज को परमानेंट सुला दिया। छम छम करती चांदनी टिम टिम करते तारे, छम छम करती चांदनी टिम टिम करते तारे, कोई भी SMS नहीं करता, बेशरम हो गए सारे। मैंने देखा है एक ही ड्रीम, मैंने देखा है एक ही ड्रीम, खाने के बाद मैं खाऊंगा बहुत सारी आइसक्रीम। आसमान में जितने तारे हैं, समंदर को जितने किनारे हैं, आंखों में जितने इशारे हैं, उतने ही स्क्रू ढीले तुम्हारे हैं। तो भाई ये तो आम आदमी है जिन्होंने अपनी पतंगे उड़ाई कविता की। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनकी कविता की पतंग जब उड़ती है तो सिर्फ अपने ही देश में नहीं सारी दुनिया में छा जाती है। उनमें से एक नाम होता है पॉपुलर मेरिटी, एक ऐसे शायर जो जितने अच्छे शायर हैं उतने अच्छे इंसान। जब वो कविताओं पे बात करते हैं, हास्य पे बात करते हैं, व्यंग पे बात करते हैं, उनका जो खास अंदाज है निश्चित तौर पे पॉपुलर मेरिटी
हमारे हिंदी कवि सम्मेलन और उर्दू मुशायरों के मंचों की एक थाती हैं और बेहद खुलूस के साथ, बेहद प्यार के साथ, बेहद सम्मान के साथ, वाह वाह क्या बात है कि इस मंच पे आज हम पॉपुलर मेठी को सम्मानित करना कविता सुनाने वाले अब सबके साथ निश्चित तौर पे हम बेहद प्रसन्न हैं पॉपुलर मेरठी साहब का यहाँ सम्मान करते हुए, क्योंकि हास्य व्यंग के क्षेत्र में निश्चित तौर पे उन्होंने जो काम किया है वो प्रणम्य है और वो सम्माननीय है और बड़ा अच्छा लगता है जब जिसका सम्मान हो उसके परिवार का कोई सदस्य यहाँ उपस्थित हो। और बड़ी खुशी की बात है कि पॉपुलर साहब के भतीजे तबरेज यहाँ पे है। हम चाहते हैं कि वो इस माइक तक आए, मंच तक आए। जोरदार तालियां बजाएं। तबरेज जी, एक मशहूर शायर का भतीजा होना तो क्या क्या महसूस होता है? बहुत अच्छा महसूस होता है और चाचा की ज़िंदगी मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है जी, क्योंकि इतनी कामयाबी के बाद, इतना ऊंचाइयों के बाद फिर भी उनकी सादा ज़िंदगी जो है उससे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। क्या बात है, वाह वाह। इनकी कोई खास ऐसी कोई याद जुड़ी हुई है बचपन में जब इन्होंने तुम्हें कुछ चीज़ के लिए डांटा हो, पीटा हो? नहीं, बचपन का मुझे एक वाक़ा याद आ रहा है जी। चाचा के साथ एक बार कहीं सफ़र ट्रेन में हुआ था तो उसमें कुछ शायर भी थे। तो ट्रेन काफ़ी तेज़ चल रही थी, एकदम एक लेडी वहाँ से आई ट्रेन में, जो और वहाँ पे शायर वगैरह बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कमाल की औरत है। तो चाचा कहने लगे कि कमाल तो इनके देवर हैं, ये जमाल की औरत है। और इनका कोई खास घर में कुछ खास किसी खास किस्म की आदत है इनकी जो करते हैं? बहुत संजीदा रहते हैं। यहाँ स्टेज पे जो आप इनका रूप देखते हैं, इतना सबको हंसाते रहते हैं, सब लोग हंसते हैं इनकी कविताओं में, लेकिन घर में बहुत संजीदा रहते हैं। क्योंकि घर में चाची सामने रहती है इसलिए। लेकिन तबरेज बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। और पॉपुलर साहब, आपका हमने सम्मान किया और सबसे खुशी की बात यह कि मकर संक्रांति का ये जो पर्व है हमने सबने मिलकर मनाया। जैसा कि मैंने कहा, हमारे त्योहार आपस में मिलाने के लिए होते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ हमारे लिए हिंदुस्तान सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, वो वतन जो हमारे भीतर बसता है। तब मुनव्वर राणा साहब व्यंग में एक शेर कहते हैं जो मुझे याद आता है। वो कहते हैं कि ये देखकर पतंगे भी हैरान हो गई, ये देखकर पतंगे भी हैरान हो गई, अब तो छतें भी हिंदू मुसलमान हो गई। क्या बात है। वाह 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 वाह। आइए Let's not do that. एक बने, नेक बने और कहें वाह वाह क्या बात है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त शैलेश ओड़ा, यानी कि आप मेरे इंतजार में बैठे हैं, मैं जानता हूं। एक बार फिर से हाजिर हूं लेके वही हंसी खुशी का खजाना, जहां पे हंसी भी है, खुशी भी है, आनंद भी है, मुस्कुराहट भी है, ठहाके भी है, कविताएं भी है, तालियां भी है और है आपकी वाह वाह क्या बात है। जिंदगी में हंसी बड़ी जरूरी है साहब, लेकिन क्या करें, किसी ने बहुत ठीक कहा कि या तो दीवाना हंसे या वो जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आके मुस्कुराता कौन है। हंसी तो बिल्कुल सपने किसी चीज हो गई है साहब। चलिए चलिए चलिए, बात हंसी की चली है और सपनों की चली है, तो मैं उसे बुला लेता हूं कि अगर ज्यादा देर तक नहीं बुलाया तो हो सकता है वो खड़ी खड़ी सपनों में खो जाए। बुलाते हैं मेरी को होस्ट नेहा के मेहता को। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मैं हूँ आप सबकी स्वप्न सुंदरी अंजलि तारक मेहता। स्वप्न सुंदरी? यस। जो सिर्फ सपने में सुंदर दिखती है। Of course. जी। एपिसोड है सपनों पे, तो स्वप्न सुंदरी ही सही जी। और आप सबका सपनों से सुंदर शो में स्वागत करती हूँ, जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। सपने हर आदमी देखता है और उसे देखने भी चाहिए। छात्र को ये स्वप्न कि वो पास हो जाए, टीचर को ये स्वप्न कि पूरी क्लास बहुत अच्छा करे, जनता को ये स्वप्न कि नेता ठीक ठाक काम करे, नेता को ये स्वप्न कि वो जीत जाए, पत्नी को ये स्वप्न कि पति समय पे घर आ जाए, पति को ये स्वप्न कि जब समय पे घर आए तो पत्नी मुस्कुराती मिले, बच्चों को ये स्वप्न कि पापा टॉफी लेके आए हैं, और पापा को ये स्वप्न कि बच्चे बड़े होके पढ़ लिख के अच्छे आदमी बने। हमारा ये स्वप्न कि आपको हंसाएं और आपका ये स्वप्न कि हम कहें वाह वाह क्या बात है। तो तुझे लागे ना नजरिया, ओढ़ ले चुनरिया, तेरे जिन गाहे मेरे दिल पे गिराए रे बिजुरिया, बिजुरिया, तेरे जिन गाहे मेरे दिल पे गिराए रे बिजुरिया, बिजुरिया। मैंने एक बच्चे से पूछा तुझे 8 का पढ़ा आता है? बोले हाँ आता है। 8 है कम 8।
8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 8 पंजे 8 छक्के 8 सत्ते 8 नमे 8 दाम 80। मैं बोला चुप, तेरा तो जीवन बर्बाद है। वो बोला सर पहाड़ा भूल गया तो क्या हुआ, धुन तो पूरी याद है। ले गई खरीद कर माचिस नहीं जली तो लौट के दुकानदार से वो लगी लड़ने, और तीली को निकाल कर रगड़ा जो दाढ़ी पर, फौरन ही तीली लगी आग को पकड़ने। तो बोली यह देख कर इसको जलाने है तू घर से मैं आऊंगी क्या, मुझे रोज रोज तेरी दाढ़ी पे रगड़ने। एक बार हम भी कर रहे थे यात्रा, प्लेटफॉर्म पर देखकर सवारियों की मात्रा हमारे पसीने छूटने लगे, हम झोला उठाकर घर की ओर फूटने लगे। तभी एक कुली आया, मुस्कुरा के बोला अंदर जाओगे? कंधे पे उठाना पड़ेगा, धक्का दे के अंदर पहुंचाना पड़ेगा, मंजूर हो तो बताओ। हमने कहा देखा जाएगा, तुम उठाओ। कुली ने बजरंगबली का नारा लगाया और पूरी ताकत लगा के हमें जैसे ही उठाया कि खुद बैठ गया। हाथ जोड़कर बोला बाबूजी भगवान ही आपको उठा सकता है। मैंने एक बार अपने पति से कहा, क्यों जी, अगर मैं आपसे लड़ झगड़ कर कहीं दूर चली जाऊं तो तुम क्या करोगे? रोगे? अखबारों में विज्ञापन दोगे? कैसे कैसे विज्ञापन दोगे, जरा मुझसे भी तो कहो। पति ने कहा, री पगली, मैं तेरा शुभ चिंतक हूँ, लिखूंगा जहां भी रहो खुश रहो। तो ये मिलकर कहते हैं एक बार वाह क्या बात है। हमारे साथ हमारे 3 कवि मित्र हैं। हमारे साथ सबसे पहले जो बैठे हैं, शानदार, ऐसा लग रहा है जैसे पंचायत का चुनाव लड़ के सीधे सीधे आ रहे हैं या जाके लड़ेंगे। नाम इनका फारूक सरल है, लेकिन सरल साहब चुनाव मत लड़िएगा, क्योंकि इन दिनों चुनावों में सरल लोग चुनाव नहीं लड़ते हैं, काफी टेढ़े लोग चुनाव लड़ते हैं, इसलिए आपकी जगह यही ठीक है, आप अदब की महफिल में रहिए। हम स्वागत करते हैं फारूक सरल का। फारूक सरल साहब के पास जो बैठे हैं वो बैठे हैं, वो ऐसे योगी किस्म के आदमी है कि कहीं भी बैठ सकते हैं। इतने अद्भुत व्यक्ति हैं प्रदीप चौबे कि एक बार इनके 15 शिष्य थे और 15 शिष्यों को इन्होंने कहा कि रास्ते में जाना और कहीं कोई महिला दिख जाए तो महिला को देखना मत, बस मुंह से कहना राम राम राम। अब इनके शिष्य भी इनकी तरह 15 ही शिष्य निकले और एक शिष्य की अचानक आवाज आई राम राम राम, तो बाकी 14 एक साथ बोले कहाँ है कहाँ है कहाँ है। जैसे गुरु वैसे चेले। तो ये हमारे मठाधीश हैं हास्य के, जो प्रदीप चौबे जी यहाँ पे बैठे हैं, उनके पास जो बैठे हैं वो भी इसलिए बैठे हैं कि ये विवादास्पद ढांचा है। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी आंखों में करुणा और रुदन का ऐसा स्थायी भाव है जिसे देख के ये लगता है कि उसका जन्म केवल चंदा लेने के लिए हुआ। लेकिन दिनेश दिग्गज एक अद्भुत व्यक्तित्व है और हमारे बड़े ही कमाल के कवि हैं, और इस आत्मविश्वासी कवि को मैं सबसे पहले इस मंच पे बुलाना चाहता हूं कि दिग्गज जी जरा आइए, कुछ सुनाइए, और भाई आप लोग जरा तालियां बजाइए। भाई साहब, आपने कहा नाम में क्या रखा है, सच बताता हूँ नाम में क्या रखा है, यहीं से बात शुरू करता हूँ जी। कि सत्य प्रकाश झूठ बोलते बोलते थक गया। सत्य प्रकाश झूठ बोलते बोलते थक गया। शांति प्रकाश पता नहीं क्या क्या पक गया। रोशन लाल जीवन भर अंधेरों से हारा। सुखराम सदा रोता हुआ मिला। मांगी लाल नोटों पे सोता हुआ मिला। क्या बात। मिश्री लाल ने आज तक मिठाई का स्वाद नहीं चखा है। इसीलिए तो कहता हूँ भाई साहब नाम में क्या रखा है। भाई बहुत अच्छे, बढ़िया बढ़िया भाई, वाह वाह वाह। अलग अलग ढंग से बातें होती है। आप तो भाई साहब बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़े, नेहा जी आप और ज्यादा स्कूलों में अच्छी पढ़ी। मैं तो उन स्कूलों में पढ़ा जहां पर मैं रेस में अकेला दौड़ा फिर भी सेकंड आया। अच्छा। तो मैंने टीचर से पूछा कि मैं सेकंड क्यों आया, वो बोले जिसे फर्स्ट आना था वो आज स्कूल नहीं आया। वैसे तुम रेस की बात कर रहे थे, मुझे याद है प्रदीप चौबे जी एक बार अपने घर में मोबाइल फोन लेके घुसे दौड़ते हुए। बीवी ने पूछा कैसे, बोले रेस में जीत के आया हूं। तो बोले सेकंड कौन आ रहा है, बोले जिसका मोबाइल है। जहां मेरे युवा दोस्त बैठे हुए उन्होंने स्कूलों में पढ़ा होगा 8 का टेबल, 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, जो भी आपने पढ़ा। हम जब स्कूलों में पढ़ते थे तो हमें पढ़ाया जाता था 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। देखिए मैंने एक बच्चे से पूछा तुझे 8 का पहाड़ा आता है, बोले हाँ आता है। उसने मुझे सर 8 का पहाड़ा किस ढंग से सुनाया।
8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 8 पंजे 8 छक्के 8 सत्ते 8 नमे 8 दाम 80। मैं बोला चुप, ये बीच में क्या करता है, तेरा तो जीवन बर्बाद है। वो बोला सर पहाड़ा भूल गया तो क्या हुआ, धुन तो पूरी याद है। अच्छा, ड्राई सब्जेक्ट में से हंसी निकालते हैं भाई साहब हम जी। ब्लैक बोर्ड पर मैंने एक शब्द लिखा, इलेक्ट्रिसिटी। सर आप बताइए, इसमें कोई हंसने की बात थी क्या? बात ही नहीं है। एक बच्चे से मैंने पूछा, वो स्टेमर करता था, तुतलाता था, अटकता था। मैंने कहा बेटे क्या लिखा हुआ है? बोला मास्टर जी इलेक्ट्रिसिटी। मैंने कहा ये फ्यूज बल्ब है, इसे बोलना नहीं आता। 3 दिन बाद उसकी मम्मी आई। मैंने कहा आपका बच्चा इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, पूरी क्लास हंसती है, अच्छा नहीं लगता? उसकी मम्मी कहने लगी मास्टर जी माफ कर दो ना, बच्चा छोटा है, इसकी कैपेसिटी ही कितनी है। अरे मैंने कहा बल्ब फ्यूज नहीं है, स्विच खराब है। 4 दिन बाद पिताजी आए। मैंने कहा आपका बच्चा इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, आपकी पत्नी कैपेसिटी को कैपेसिटी बोलती है, पूरी क्लास हंसती है, अच्छा नहीं लगता? उसके पिताजी कहने लगे मास्टर जी बात बहुत छोटी सी है, पर फोकट की पब्लिसिटी मत करो यार। मैंने कहा ना बल्ब फ्यूज है ना स्विच खराब है, पावर हाउस में ही फॉल्ट है। मैंने उस बच्चे से कहा तुम्हारे घर में कोई और है? बोले दादाजी हैं 80 साल के। मैंने कहा भेजो, उस आइटम को भी चेक करेंगे। दादाजी आए, नमस्कार। मैंने कहा नमस्कार, क्या हो गया? मैंने कहा आपका पोता इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, आपकी बहू कैपेसिटी को कैपेसिटी बोलती है, आपका बेटा पब्लिसिटी को पब्लिसिटी बोलता है, पूरी क्लास हंसती है, अच्छा नहीं लगता? बोला मास्टर जी ये तो सब जाहिल और गंवार हैं, इन्होंने यूनिवर्सिटी का कभी मुंह ही नहीं देखा। और हकीकत है साहब, शिक्षा क्या हो गई है जी। पुराने जमाने में होता था, कोई बच्चा स्कूल नहीं आता था तो स्कूल से 4-5 बच्चे जाते थे, उसके हाथ पैर पकड़ के उसे ऐसे ऐसे करके लाते थे। आंचलिक भाषा में कहते हैं टांगा टोली करके लाते थे जी। ये दृश्य खत्म हो गए, शिक्षा के प्रति अनुराग खत्म हो गया। लेकिन मैंने आज से 4 दिन पहले मेरे शहर में ये दृश्य देखा। 4-5 स्कूल के विद्यार्थी एक को ले जा रहे टंगा टोली करके। मैंने कहा क्यों, ये विद्यार्थी क्या स्कूल नहीं आ रहा है? बोले ये विद्यार्थी नहीं है, मास्टर है। 1.5 महीने से नहीं आ रहा, मिड डे मील खा के जाता, वहीं रह जाता है। अभी मैंने नई कार खरीदी, जब लेकर निकला तो अचानक बंद हो गई। मैंने सोचा शायद पेट्रोल खत्म हो गया होगा। सामने ही मेरे मित्र रहते थे। मैंने कहा नरेंद्र जी शायद मेरी कार में पेट्रोल खत्म हो गया, कोई हेल्प करो। वो बड़ी गंभीर मुद्रा में अंदर गए और एक माचिस लेकर आए। मैंने कहा इससे क्या करूंगा? बोले पेट्रोल चेक कर लो। मैंने कहा इससे पेट्रोल कैसे चेक करूंगा? बोले सुनो, अगर कार में पेट्रोल नहीं हुआ तो तुम्हें पता चल जाएगा, और अगर हुआ तो कल न्यूज़पेपर के माध्यम से पूरे शहर को पता चल जाएगा कि पेट्रोल था। लोगों के मदद करने के तरीके बदल गए। बधाइयां कम मिलती है भाई साहब, आजकल धमकियां ज्यादा मिलती है जी। धमकियों पर एक कविता फारूक भाई, प्रदीप जी सुनिएगा कि पिछले दिनों एक धमकी भरा एसएमएस हमारे पास आया। एसएमएस पढ़कर सिर चकराया। लिखा था दिग्गज जी हम आपके जीवन का सुख चैन तोड़ देंगे, अगर 50 लाख रुपया नहीं दिया तो आपका नाम किसी आइटम गर्ल से जोड़ देंगे। एसएमएस पढ़कर मैं हो गया पसीना पसीना जी। मैंने कहा बदनाम हो गया तो मुश्किल हो जाएगा जीना। मैंने मदद के लिए तुरंत एक नेताजी को फोन लगाया। यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने मदद के लिए एक नेताजी को फोन लगाया। फोन स्वयं नेताजी ने उठाया। बोला दिग्गज जी क्या हाल चाल हैं? मैंने कहा चाल तो ठीक है, हाल बुरा है। मेरे सीने पर धमकियों का छुरा है, मेरी मदद कीजिए। मदद शब्द सुनते ही वे आवाज बदल कर बोले इस मार्ग की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया कुछ देर बाद डायल कीजिए। तभी मुझे मेरे एक वरिष्ठ कवि मित्र का ख्याल आया। मैं नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो आपको पता चल जाएगा कि मैं प्रदीप चौबे भाई साहब की बात कर रहा हूं। तभी मुझे मेरे एक वरिष्ठ कवि मित्र का ख्याल आया। मैंने उन्हें फोन लगाया, कहा गुरु लोग हमें धमकियां दे रहे हैं, कोई मार्ग सुझाओ। वो बोले मार्ग? हम तो हाईवे सुझा देंगे। जरा डीप में जाके समस्या बताओ। ओहो। मैंने कहा गुरु लोग मेरा नाम आइटम गर्ल के साथ जोड़ रहे हैं। आइटम गर्ल का नाम सुनते ही गुरु क्रोध में आ गए। मुझे लगा कि आज तो धरती और अंबर हिल जाएगा। धीरे से आकर बोले जिसने तुझे धमकी दी है उसका मोबाइल नंबर मिल जाएगा।
मैंने कहा बिल्कुल मिल जाएगा गुरु। बोले फिर तू ही डायल कर, हो जा शुरू। डायल तो मैं भी कर सकता था, कोई डिफरेंस नहीं है, पर फिलहाल मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं है। तो मैंने कहा गुरु क्या आप धमकी देने वाले को डराएंगे, धमकाएंगे या समझाएंगे? बोले न डराएंगे, न धमकाएंगे, न समझाएंगे, हम एक नई टेक्निक अपनाएंगे, तेरा नाम डिलीट करके हम अपना नाम जुड़वाएंगे। क्या बात है, बहुत अच्छे। क्या कहने, वाह वाह वाह। अचानक वे शायरी करने लगे। अरे हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, तब कहीं जाकर चमन में एक फूल खिलता है। और सच बात तो यह है कि आम आदमी को आजकल बदनाम होने का मौका ही कहाँ मिलता है। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। दिग्गज भाई तुझे बधाई, तुझे धमकियां मिल गई, हमें कविता मिल गई। ये धमकियां नहीं थी, नई कविता के लिए नया प्लॉट है। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात। बहुत बढ़िया भाई दिनेश दिग्गज, आपने बहुत अच्छा सुनाया। दिनेश मेरा बड़ा पुराना ही विद्यार्थी है और मैं जानता हूँ कि इसको धमकियाँ ऐसी जिंदगी के अंदर आती रहती, लेकिन धमकियाँ सपनों में भी होती है। एक बीवी सुबह ही सुबह उठी तो पति ने धमका दिया। बोले जो पड़ोस में सुनीता रहती है, रात को मेरे सपने में आई थी। तो बीवी बोली अकेले ही आई होगी। बोले क्यों? बोले उसका पति मेरे सपने में आया था। तो अगर धमकियां आप देंगे तो कई बार सामने से भी कुछ गड़बड़ हो सकती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जीवन में बड़े सरल होते हैं, उन्होंने कुछ लेना देना नहीं होता। तो आचरण, व्यवहार, कलम, कविता, सबसे सरल व्यक्ति को हम बुलाते हैं जिनका नाम फारूक सरल है। हम जोरदार तालियों से स्वागत करें। बहुत अच्छा लग रहा वाह में आके के। मैं सोच रहा हूँ 2 छंद अपने मिजाज के विपरीत पढ़ दूँ, जिसमें आप सरल नजर नहीं आ रहे हैं। मैंने जब परचून की दुकान खोली, ग्रोसरी स्टोर जिसमें घर का छोटा मोटा सामान मिलता हो जी, पहले ही दिन एक महिला माचिस खरीद के ले गई। बरसात के मौसम में माचिस थोड़ी सीली थी, वो जली नहीं, वापस करने आई। मैंने एक तीली निकाली और उसको थोड़ी देर तक अपनी दाढ़ी के ऊपर रगड़ा। माचिस सूख गई और मैंने जला के दिखाया। बोला माचिस बहन जी बहुत अच्छी, इसको ले जाओ। लेकिन महिला बिगड़ गई, बोली अब मैं माचिस से बिल्कुल नहीं ले जाऊंगी। मैंने कहा तर्क के आधार पर उत्तर दो, माचिस क्यों नहीं ले जाओगी जब जल रही है? तो उसने जो तर्क दिया वो मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि ले गई खरीद कर माचिस नहीं जली, तो लौट के दुकानदार से वो लगी लड़ने। और तीली को निकाल कर रगड़ा जो दाढ़ी पर, फौरन ही तीली लगी आग को पकड़ने। तो बोली यह देख कर इसको न ले जाऊंगी, पैसे कर वापस न बात दे बिगड़ने। और इसको जलाने है तू घर से मैं आऊंगी क्या, मुझे रोज रोज तेरी दाढ़ी पे रगड़ने। क्या बात है। अक्सर पति पत्नियों में नोक झोंक चला करती है। नोक झोंक जब ज्यादा बढ़ जाती है तो कभी कभी पत्नियां अटैचियां बांध लिया करती हैं। आप सब जानते हैं अटैची बांध करके पत्नी कहाँ जाती है जी। अधिकांश विश्वास पतियों को होता कि मायके ही गई, लेकिन बताती नहीं। एक छंद वहां से निकलता जी कि झगड़े के बाद बोली मैडम अटैची बांध, मुझे किसी भांति इस घर में न रहना। और मैंने कहा गुस्सा छोड़ो, पति पत्नी है हम, हमें मिलजुल के है सुख दुख सहना। बोली झुंझला के इस घर से तो उत्तम है मेरे लिए जाके किसी नरक में दहना। और मैंने कहा अच्छा यदि नरक में जाती हो तो मम्मी जी से अपनी मेरा सलाम कहना। अभी शैलेश जी ने कहा था कि मैं चुनाव लड़ने की मुद्रा में हूं, लेकिन उन्होंने मशवरा दिया था तो मैं थोड़ी देर के लिए चुनाव लड़ता हूं और मेरा दावा है कि मैं ही चुनाव जीतूंगा। उसका कारण यह है कि जो मेरा प्रतिद्वंदी है, प्रतिपक्ष में है, वो भी मेरे ही समान गुण वाला, दोष वाला है। अच्छा, तो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि एक प्रत्याशी मैं हूँ, एक प्रत्याशी मेरा भाई दिनेश दिग्गज है। ठीक, दोनों में गुण दोष सब बराबर हैं। एक एक्स्ट्रा बाल वाला, एक बिना बाल वाला, थोड़े बहुत अंतर चलते हैं जी। वो अनुपात बराबर हो जाता है। अनुपात बराबर हो जाए तो सुनेगा कि एक से बढ़कर एक लुटेरे, सब कुर्सी को खड़े हैं घेरे, एक दूजे पर आंख तरेरे, चोर चोर भाई मौसेरे। इस कुर्सी पर हम बैठेंगे कहीं और तुम किसको हमारे सिवा, बोलो चुनोगे तुम किसको हमारे सिवा, बोलो चुनोगे तुम किसको। पहली समानता, थोड़ा बहुत अंतर शब्दों का हो सकता है लेकिन अर्थवत्ता और गुणवत्ता दोनों की बराबर जी।
कि मैं झगड़ालू ये है लड़ाकू, मैं चंगेजी हूँ ये हलाकू, मैं हूँ छुरी और ये चाकू, मैं भी डाकू ये भी डाकू। क्या बात है। और दोनों देश को ही लूटेंगे, चुनिए चाहे जिसको, हमारे सिवा बोलो चुनोगे तुम किसको, हमारे सिवा बोलो चुनोगे तुम किसको। कि राजनीति का एक ककहरा, राजनीति का एक ककहरा, अपना मकसद एक ही ठहरा, दोनों का संबंध है गहरा, मैं हूँ अंधा ये है बहरा। क्या बात है। दोनों नहीं सुने देखेंगे, रोज चाहे सिसको, हमारे सिवा बोलो चुनोगे तुम किसको, हमारे सिवा बोलो चुनोगे तुम किसको। ये लड़ाई झगड़े सिर्फ थोड़ी देर के होते हैं, उसके बाद फिर हम एक हो जाएंगे। कि बस चुनाव भर हम्मा हम्मा, बस चुनाव भर हम्मा हम्मा, धमा चौकड़ी धम्मी धम्मा, जीत गए तो दम्मा दम्मा, वल्ले वल्ले छम्मा छम्मा। क्या बात है। एक करेगा वहाँ भांगड़ा, एक करेगा डिस्को, हमारे सिवा बोलो चुनोगे तुम किसको, हमारे सिवा बोलो चुनोगे तुम किसको। भाई क्या बात है। भाई फारूक भाई क्या बात है। आपके लिए मिलकर एक बार कहते हैं वाह वाह क्या बात है। सचमुच अगर हमारी बारी आई कि हम किसे चुने तो हम आपके सिवा किसी को नहीं चुनेंगे। क्या खूबसूरत गीत आपने सुना, इतना बढ़िया व्यंग गीत। हमारे देश का हाल ऐसा ही है। लेकिन आपको क्या लगता है नेता सिर्फ यही सपने देखते हैं? प्रदीप भाई, एक नेता एक सपना देखता था कि रोज सपने में रात को चुनाव हार जाता था, तो डॉक्टर के पास पहुंचा, कुछ दवाई दीजिए, मैं रोज रात को सपने में चुनाव हार जाता हूँ। डॉक्टर ने दवाई दी, दूसरे ने आया, बोले क्या दवाई दी, गड़बड़ हो गई। बोले क्या? बोले कल तक तो हार ही रहा था, आज तो जमानत जब्त हो गई। तो जिस देश में सपनों में भी ये हाल हो, उस देश का क्या किया जाए। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हकीकत में इतना हंसाते हैं कि आप सपने भी उन्हीं के देखते हैं। प्रदीप चौबे उनमें से ऐसा ही नाम है जो हकीकत में आपको इतना हंसाएंगे कि आज रात को जब आप सोएंगे तो सपने में भी आपको प्रदीप चौबे नजर आएंगे। लेकिन डरावने सपने उसे नहीं कहते, वहां पे भी वो आपको हंसाने के लिए आएंगे। प्रदीप चौबे, जिन्हें मैं प्यार से और जो मुझे प्यार से मिस्टर चौबी कहते हैं। तो एक मिस्टर चौबी इधर है, एक मिस्टर चौबी उधर है। तो मिस्टर चौबी जरा आइए, हम आपके लिए जोरदार तालियां बजाते हैं। प्रदीप चौबे। बड़ी मुसीबत होती है कवियों की, और ख़ासकर हास्य कवियों की। जो थोड़ा बहुत नाम मिल जाता है, लोकप्रियता मिल जाती है, तो उनके लिए संकट भी होता रहता है। मैं कॉलेज में कविता पढ़ने के लिए गया, कवि सम्मेलन में गया, तो वहाँ का एक नौजवान जो स्टूडेंट था वो मेरे पास में आके मेरे काव्य पाठ से पहले बोला कि प्रदीप जी, आपको तो हम सुनते रहते हैं, लेकिन आपसे पहले अगर मैं 2 मिनट की पढ़ दूँ तो क्या मुझको आज्ञा देंगे, अनुमति देंगे? मैंने दया की उस पर, मैं कहा पढ़ ले भाई। मैं कहा 2 मिनट रहेगा ना? हाँ बोले, भरोसे का आदमी हूँ, मगर माइक अच्छों को नहीं छोड़ता साहब। मेरे पढ़ने के पहले 2 मिनट के लिए आया हुआ कवि, उसने जो कुछ किया वो इस कविता का विषय है। सुना। केवल 2 मिनट के लिए आया हुआ कवि जब 2 घंटे कविता पढ़ गया तो पीछे बैठे हुए कवियों का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। एक ने उसका कुर्ता पकड़ के खींचा, कुर्ता काफी पुराना था, कुर्ता काफी पुराना था, आधा हाथ में आ गया। फटा हुआ कुर्ता देख के कवि ताव खा गया, पलट के बोला क्या कुर्ता ही फाड़ दिया, 1 घंटा और पढ़ूंगा। और वो फिर शुरू हो गया। कवियों में टेंशन भी दोबारा शुरू हो गया। बड़े कवि ने छोटे कवि से कहा, ये कुर्ते से नहीं मानेगा। तो साहब ये वाली बात है जो आपके हंसने के लिए ज़िंदगी मिलती है। 2 बैठे हैं बेचारे यहाँ पर, इनको गंजा गंजा कह करके, ये मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। भाई गंजों के अनुभव बड़े शार्प होते हैं। एक गंजे के पास खड़ा था, एक विराट गंजा था। ये तो क्या लगते हैं, वहाँ तो पूरा मैदान ही साफ था, दूर तक कहीं छाया नहीं थी, पूरा मैदान चमक रहा था। अगला धूप में और खड़ा था और तेल भी लगा रखा था। मेरी तो निगाह तक फिसल रही थी। लेकिन उसके गंजत्व से आकर्षित होकर के मैं उसके पास पहुंच गया कि शायद कुछ देखने को मिले। गौर से देखा, दिखा साहब उसकी खोपड़ी पे 2 बाल लहरा रहे थे। एक बाल सीनियर था, दूसरा जूनियर था।
तो जूनियर बाल ने सीनियर बाल से कहा कि दादा अपन दोनों आपस में शादी कर लें तो ये मैदान लहलहा जाए। तो सीनियर बाल बोला ऐसा नहीं हो सकता भैया, इस देश में बाल विवाह पे पाबंदी है। रेल यात्रा की कविता में सुना देना चाहता हूं। आज तो रेलों में बड़ी सुविधाएं हैं साहब, एसी वेसी हैं, तमाम है, सब कुछ है। एक ज़माने में रेलों में केवल रेल ही होती थी। और अभी मैं गया आपके राजस्थान में बीकानेर इलाके में, वहाँ पर आज भी मीटर गेज है, मीटर गेज। वो शायद आप मीटर गेज के बारे में नहीं जानते होंगे क्योंकि ब्रॉड गेज चलता है आजकल, मुझे खुद नहीं मालूम था जी। और वहाँ मीटर गेज थी, उसी में बैठना था। तो मैंने गार्ड से पूछा कि गार्ड साहब मीटर गेज किसको बोलते हैं? तो बोला बैठ के देखो। तो मैं बैठ गया, उसी में जाना था। मीटर गेज में बैठने के बाद मुझे पता चला कि वो गाड़ी 1 घंटे में 1 मीटर जाती थी। और जब वो गाड़ी चली तो उसकी स्पीड देख के मेरे को रोना आ रहा था। अच्छा। तो मैंने गार्ड से पूछा कि गार्ड साहब एक फ़ोन करके आ जाऊं तो क्या मैं दौड़ के गाड़ी पकड़ लूंगा? तो गार्ड बोला बहुत तेज मत दौड़ना, वरना अगली गाड़ी में बैठ जाओगे। रेल की जनरल बोगी में सफ़र किया मैंने, आपको सच्ची का कविता सुना रहा हूँ। उसे रेल की जनरल बोगी इसलिए कहते हैं कि उसमें धक्के खाते खाते आदमी में जनरल जैसा विल पावर आ जाता है। तो उसमें जो कुछ हुआ बताता हूँ जी। भारतीय रेल की जनरल बोगी, पता नहीं आपने भोगी कि नहीं भोगी। एक बार हम भी कर रहे थे यात्रा, प्लेटफॉर्म पर देखकर सवारियों की मात्रा हमारे पसीने छूटने लगे, हम झोला उठाकर घर की ओर फूटने लगे। तभी एक कुली आया, मुस्कुरा के बोला अंदर जाओगे? हमने कहा तुम पहुंचाओगे? वो बोला बड़े बड़े पार्सल पहुंचाए, आपको भी पहुंचा दूंगा, मगर रुपए पूरे 50 लूंगा। हमने कहा 50 रुपया? वो बोला हाँ भैया, 2 रुपए आपके बाकी सामान के। हमने कहा यार सामान नहीं है, अकेले हम हैं। वो बोला बाबूजी आप किस सामान से कम हैं? भीड़ देख रहे हैं, कंधे पे उठाना पड़ेगा, धक्का दे के अंदर पहुंचाना पड़ेगा, मंजूर हो तो बताओ। हमने कहा देखा जाएगा, तुम उठाओ। कुली ने बजरंगबली का नारा लगाया और पूरी ताकत लगा के हमें जैसे ही उठाया कि खुद बैठ गया। ताकत लगा के जैसे ही उठाया खुद बैठ गया। दूसरी बार कोशिश की तो लेट गया। हाथ जोड़कर बोला बाबूजी भगवान ही आपको उठा सकता है, हम क्या खाकर उठाएंगे? आपको उठाते उठाते खुद दुनिया से उड़ जाएंगे। तभी गाड़ी ने सीटी दे दी, हम झोला उठाकर धाए, बड़ी मुश्किल से डिब्बे के अंदर घुस पाए। डिब्बे के अंदर का दृश्य और घमासान था, पूरा डिब्बा अपने आप में हल्दी घाटी का मैदान था। लोग लेटे थे, बैठे थे, खड़े थे, जिनको कहीं जगह नहीं मिली वो बर्थ के नीचे पड़े थे। अच्छा। हमने गंजे यात्री से कहा भाई साहब थोड़ी सी जगह हमारे लिए भी बनाइए। वो सिर झुका के बोला आइए हमारी खोपड़ी पे बैठ जाइए। झल्लाया हुआ था बहुत। तभी एक भरा हुआ बोरा डिब्बे के अंदर चढ़ा, आगे बढ़ा और गंजे के सिर पर गिर पड़ा। गंजा चिल्लाया किसका बोरा है? बोरा फौरन खड़ा हो गया और उसमें से एक लड़का निकल के बोला अकेला बोरा नहीं है अंकल जी, बोरे के अंदर 12 साल का छोरा है। अंदर आने का यही एक तरीका है, हमने अपने माँ बाप से सीखा। वाह। आप तो एक बोरे में घबरा रहे हैं, जरा ठहर तो जाओ, अभी गद्दे में लिपट के हमारे बाप जी अंदर आ रहे। उनको आप कैसे समझाएंगे? हम तो खड़े भी हैं, वो तो आपकी गोद में लेट जाएंगे। एक और देखिए छोटा सा व्यंग है जी। एक यात्री बर्थ के नीचे से निकलता हुआ अपनी आंखें मलता हुआ फिल्मी अंदाज में बोला मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? उसका पड़ोसी बोला शुक्र करो बेटा कि हो, वरना कल रेलवे कर्मचारी पूछते कि ये कौन था। इतना सुनते ही पूछने वाला मौन था। मगर एक अंतिम सीन तो आपको जरूर अच्छा लगेगा क्योंकि आपको भी ऐसा अनुभव आया ही होगा। अचानक गाड़ी बड़ी जोर से हिली, एक यात्री खुशी के मारे चिल्लाया अरे चली चली। दूसरा बोला जय बजरंगबली। तीसरा बोला या अली। हमने कहा गाड़ी तो बगल वाली जा रही है। गाड़ी तो बगल वाली जा रही है और तुमको अपनी चलती नजर आ रही है। प्यारे सब नज़र का धोखा है, दरअसल ये रेलगाड़ी नहीं हमारी ज़िंदगी है। और ज़िंदगी में धोखे के अलावा और क्या होता है? क्या होता है? क्या बात है, वाह वाह वाह। तो भाई आज मैं जानता हूं कि रात को जब आप सोएंगे तो अगर आपको स्वप्न भी दिखेंगे तो उसके अंदर ठहाके और हंसी होगी। हम यही तो चाहते हैं कि जिंदगी में आप चाहे जगह या सोएं, जिंदगी भर हंसते रहें और हंसी ही हो आपके जीवन का दूसरा नाम। लेकिन हम लेते हैं एक अल्प विराम।
कार्यक्रम में जहां पे आने का सपना देश का हर कवि देखता है, क्योंकि इस शो का नाम है वाह वाह क्या बात है। इस वक्त एक खास मेहमान को हम बुलाना चाहते हैं, एक ऐसा मेहमान जिसकी तरह गीत लिखने के लोग सपने देखते हैं, जिन्होंने जाने कितनी फिल्मों में गीत लिखे। एक बड़ा ही लोकप्रिय गाना हुआ था, सोनू निगम साहब ने अपने एल्बम में गाया था, बिजुरिया, उसके रचनाकार वो है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि तिहरी प्रतिभा के धनी है। बहुत कम लोग होते हैं जो अच्छा लिखते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो अच्छा लिखते भी हैं और अच्छा गाते भी हैं, और उनके लिखे हुए गाने तमाम लोगों ने गाए। तो आइए उन्हीं से मिलते हैं, अजय झिंगरन। पहले वही गीत पेश करूंगा जो मेरी पहचान बना हुआ है पूरे देश में। मेरा पहला गीत था, तो मुझे आज भी वो लम्हा याद है जब वो गीत रिलीज हुआ था, तो मैं कैसे भाग के ऑडियो की शॉप पे गया था खरीदने के लिए अपना कैसेट। ये सपना होता है, सहारनपुर से एक लड़का आता है जिसका नाम अजय झिंगरन होता है, और इनकी एक ख्वाहिश होती है कि जब मेरा गाना आया तो मैं ऑडियो कैसेट खरीद के लाऊं। ये ख्वाहिश पूरी हुई। खूबसूरत गाना अजय हमें सुना रहे हैं जो अजय ने लिखा। तुझे लागे ना नजरिया, क्यों ना ओढ़े तू चुनरिया, तुझे लागे ना नजरिया, ओढ़ ले चुनरिया, तेरे जीने गाहे मेरे दिल पे गिराए रे बिजुरिया, बिजुरिया, हाँ तेरे जीने गाहे मेरे दिल पे गिराए रे बिजुरिया, बिजुरिया। नमत वाले ये बाल घुंघराले, ये भोले भाले दिल पे चलाए छुरियां, महकी हवाएं भी यही गुनगुनाए कि दिल से दिल मिला ले या मिटा दे दूरियां। सुन बाकी रे गुजरिया, हो मैं हूँ तेरा ही सांवरिया, सुन बाकी रे गुजरिया, तेरा ये सांवरिया, तुझ पे ही मरता है नाम तेरे करता है सारी उमरिया। पंक्तियां देखिए, ख्वाबों की तू रानी है, गीतों की जवानी है, तेरे बिना अब कहीं लागे ना जिया, इतनी सी कहानी है, तू ही जिंदगानी है, गोरिया ये तूने कैसा जादू है किया। हो सुन बाकी रे गुजरिया, हो मेरी भोली सी बावरिया, हो सुन बाकी रे गुजरिया, भोली सी बावरिया, तेरी अंगड़ाई मेरे दिल पे है छाई, आए बन के बदरिया, ओ तेरी अंगड़ाई मेरे दिल पे है छाई, आए बन के बदरिया, ओ तिरछी निगाहें मेरे दिल पे गिराए रे बिजुरिया, बिजुरिया। थैंक यू। क्या बात है अजय भाई, क्या बात है। मैं जानता हूं कि आप जब बिजुरिया जैसे हिप हॉप लिखते हैं और कमाल करते हैं, वहीं आप शानदार कव्वाली भी लिखते हैं, तो क्यों ना वो सुना। बिल्कुल, आपका आदेश सर आंखों पर जी। दिम दिम ताना धीरे नाम ताना ना नाम, दिम दिम ताना धीरे नाम, दिम दिम ताना धीरे नाम ताना ना नाम, दिम दिम ताना धीरे नाम, मुझ में ही छुप के छले जिया, मुझ में ही छुप के छले जिया, अरे मोरा पिया बहरू पिया, अरे मोरा पिया बहरू पिया, छब दिखला के कहाँ छुपा पिया, क्या बात है, मोरा पिया बहरू पिया, अरे मोरा पिया बहरू पिया। इसकी हकीकी की पंक्तियां देखिएगा। इरशाद। मेरे लब पे तेरे नगमे जवां हैं, मेरे दिल पे तेरे दिल के निशां हैं, कि अब मैं बन गया तू और तू मैं, कोई कह दे जुदा हम तुम कहाँ हैं, मुझ में ही छुप के छले जिया, मोरा पिया बहरू पिया। फोटो पे इनकार बहुत है, फोटो पे इनकार बहुत है, लेकिन तुमसे प्यार बहुत है, पहन लिया है रूप तुम्हारा मेरा ये श्रृंगार बहुत है, मुझ में ही छुप के छले जिया, मोरा पिया बहरू पिया। क्या बात है। झूठी दुनिया में बहलावे जिया, झूठी दुनिया में बहलावे जिया, मोरा
पिया मोरा पिया बहरू पिया मोरा पिया बहरू पिया। क्या बात है यार, क्या बात। क्या बात है। अजय झिंगुरन जी ने जिस ढंग से, जिस अंदाज से अपनी रचनाओं को यहाँ सुनाया, उससे ये साबित होगा कि कविता हर जगह बसती है। ऐसे बहुत सारे छुपे रुस्तम होते हैं जो जिंदगी में किसी भी मुकाम पर रहें लेकिन अपने कवि को मरने नहीं देते। जैसे कि सबसे कठिन काम अगर इस देश में कोई है तो वो है हाउसवाइफ होने का। ट्रू। लेकिन कुछ छुपे रुस्तम ऐसे होते हैं जो घर में रह के सिर्फ घर ही नहीं संभालते, लफ्जों को भी संभाल के रखते हैं, अल्फाज भी उनके पास होते हैं। एक ऐसी ही छुपे रुस्तम आज हमारे साथ है जो दुर्ग में रहती हैं। नाम उनका श्रीमती शशि दुबे है और मैं जानता हूं उनके पति को ये कह देना चाहता हूं कि आज ये छुपे रुस्तम के रूप में आ रही हैं, कल आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होने वाली है। डॉक्टर शशि दुबे। शैलेश जी, जी। तनाव से चेहरे पर पिंपल पड़ते हैं जी। रोने से चेहरे पर रिंकल पड़ते हैं। इसलिए वाह वाह क्या बात है देखकर मुस्कुरा दो, क्योंकि मुस्कुराने से चेहरे पर डिंपल पड़ता है। क्या बात है, क्या बात है। एक कुंवारी कन्या ने बुजुर्ग महिला से पूछा, प्यार और शादी में क्या भिन्नता होती है? महिला ने कहा, रे पगली, प्यार अंधा होता है और शादी आंखें खोल देती है। प्यार में दो दिल इतने पास आ जाते हैं, इतने पास आ जाते हैं कि बिना बोले एक दूसरे की सारी बातें समझ जाते हैं। क्या बात है। और शादी में शरीर तो पास रहते हैं किंतु दिल इतने दूर हो जाते हैं, इतने दूर हो जाते हैं कि बिना चिल्लाए एक दूसरे को अपनी बातें समझा नहीं पाते। क्या बात है, बहुत बढ़िया। प्यार है टॉफी जो रहती तो कुछ देर तक है किंतु मुंह में मिठास घोल देती है, और शादी है च्युइंग गम जो रहता तो देर तक है पर मुंह बेस्वाद कर जाता है। वाह वाह। दरअसल प्रेमिका नाम है प्यास का और पत्नी नाम है तृप्ति के एहसास का। वाह वाह। पुरुष प्यास की खातिर बार बार प्रेमिका के पास जाता है किंतु पत्नी के बिना रह भी नहीं पाता है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। पुरुष चाहता है दोनों हाथों में हो लड्डू किंतु अरे वो निखड्डू, तुझे इतनी सी बात समझ में नहीं आती है कि एक म्यान में दो तलवारें कभी रह नहीं पाती। क्या बात है, बहुत अच्छे। हर पत्नी की यही इच्छा होती है कि उसका पति उसे आई लव यू बोले, किंतु पति सब कुछ कहता है, बस यही 3 शब्द नहीं। यही बहुत अच्छे। यही जानने के लिए मैंने एक बार अपने पति से कहा, क्यों जी, अगर मैं आपसे लड़ झगड़ कर कहीं दूर चली जाऊं या घर से भाग जाऊं तो तुम क्या करोगे? रोगे, पछताओगे, मेरी याद में आंसू बहाओगे, अखबारों में विज्ञापन दोगे, कैसे कैसे विज्ञापन दोगे, जरा मुझसे भी तो कहो। पति ने कहा, री पगली, मैं तेरा शुभ चिंतक हूँ, लिखूंगा जहां भी रहो खुश रहो। जैसे ही पति प्रवचन सुनकर घर आया, आते ही पत्नी को गले लगाया। पत्नी हर्षाई, शर्माई, सकुचाई। अपने पति की यह अदा उसे बहुत पसंद आई। पूछा, क्यों जी, क्या गुरुजी ने रोमांस करने को कहा है? पति ने कहा, नहीं री पगली, अपने दुख को गले लगाने को कहा है। एक पत्नी ने अपने पति से कहा, क्यों जी, जब हमारी नई नई शादी हुई थी तब तो आप बड़ा प्यार जताते थे, मैं खाना बनाती थी, आप मुझे प्रेम से निहारते थे, पहले मुझे खिलाते थे, फिर खुद खाते थे, अब आपके प्यार को क्या हो गया है? पति ने कहा, री पगली, अब तुझे खाना बनाना आ गया। शैलेश जी, अभी आप कह रहे थे सपने देखना चाहिए, तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि सपने भी सोच समझकर देखना चाहिए जी। एक बेरोजगार नवयुवक ने भगवान के सामने अर्जी लगाई, अपनी छोटी सी डिमांड बतलाई। हे भगवान, एक जॉब दे दे, एक बंगला, एक बड़ी सी गाड़ी जिसमें बैठी हो मेरे साथ कन्या कुंवारी।
भगवान की कृपा से खुल गया उसका भी मुकद्दर और गर्ल्स कॉलेज की बस चला रहा है बनकर ड्राइवर। एक नवयुवती जिसने देखी थी पिक्चर शोले, बार बार भगवान के सामने यही डायलॉग बोले, हे भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी माँ को एक दामाद दे दे। भगवान की कृपा से उसकी भी किस्मत खुल गई और उसकी तो नहीं, उसकी छोटी बहन की शादी हो गई। तो शैलेश जी, रोने से तो आंसू भी पराये हो जाते हैं जी, और हंसने से पराये भी अपने हो जाते हैं। इसलिए वाह वाह क्या बात है, देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। क्या बात, वाह वाह, क्या बात है भाभी जी। तो भाई शशि दुबे जी ने आज यहाँ पे कमाल कर दिया, जो छुपे रुस्तम के रूप में आई और जिस आत्मविश्वास के साथ कविताएं पढ़ी, निश्चित तौर पे अब ये छुपे रुस्तम नहीं रही। सारे मुल्क में प्रसिद्ध होने के लिए अब आप तैयार हो जाइए। आपकी कविताएं आज सारी दुनिया ने सुनी है और कल जब आप जाएंगी लोग आपके ऑटोग्राफ लेंगे और कहेंगे आप वही है ना जो छुपे रुस्तम में आई थी। आइए हम आपके ऑटोग्राफ के जीवन की शुरुआत करते हैं और आपको एक स्मृति चिन्ह देना चाहते हैं कि आपकी सफलता का प्रारंभ उस मंच से हुआ जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। क्या बात है। ऐसे बहुत सारे छुपे रुस्तम होंगे जो कविताएं सुनाएंगे यहाँ आके। आज तो वो छुपे रुस्तम है, लेकिन कल करेंगे सारे जगत में अपना नाम। लेकिन इस वक्त हम लेते हैं एक अल्प विराम। स्वागत है फिर से आपका हमारे उसी शो में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। वैसे अब मुझे समझ में आ गया क्या कि सपने वही देखने चाहिए जो साकार हो सके। ओके, यानी कि अब तुम एंकर बनने का सपना नहीं देख रही हो। वो सपना नहीं है। चलिए, सपने वही देखने चाहिए जो साकार हो सके, लेकिन सपने जरूर देखने चाहिए और ये कभी तय नहीं करना चाहिए कि मैं जो सपना देख रहा हूं वो साकार होगा या नहीं, क्योंकि सपना देखना मेरा कर्तव्य है और उन्हें साकार करना उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन उसकी जिम्मेदारी निभाने से पहले हमें अपना परिश्रम तो करना पड़ेगा। और इस देश का आम आदमी जो है वो बड़े सपने देखता है, हकीकत में बातें कड़वी कड़वी कहता है, लेकिन सपने बड़े अच्छे देखता है। अब उनके सपने और हकीकत की बातें क्या होती है जरा देखते हैं। उम्र काफी नादान है मेरी, हंस के जीने की पहचान है मेरी, दिल दुखों से भरा हो आपका तो मेरे पास आइए, दिल रिपेयर करने की दुकान है मेरी। हार से पहले मैं उम्मीद क्यों छोड़ूं? दया बोला पेमेंट सबको मिलता है, दरवाजा हमेशा मैं ही क्यों तोड़ूं? गॉड ने दिन बनाया और नाम दिया आफ्टरनून, रात की रोशनी बनाई और नाम दिया मून, सोच समझ कर तुम्हें बनाया और नाम दिया कार्टून। उंगली में चुभी सुई, अरे उंगली में चुभी सुई, उई 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 उई। बहारो फूल बरसाओ, मेरा दोस्त आया है, होठों पे मुस्कान गली में महक लाया है, जिसे थी पानी से एलर्जी आज वो साबुन से नहा के आया है। तो भाई ये जो हमारा कॉमन मैन है, जो आम आदमी बड़ा कमाल करता है और हमारे देश में जो 80% देश गांवों और कस्बों में बसा हुआ है वो हमारा देश आम आदमी ही है। वहां पे अगर कोई व्यक्ति तरक्की करता है तो बड़ी खुशी की बात होती है। दिनेश दिग्गज एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम है, एक ऐसा कवि जिसने बहुत मॉडरेट अपनी शुरुआत की लेकिन तरक्की की राह पे वो बढ़ता चला गया। हम मिलकर सम्मान करते हैं आज उज्जैन से आए दिनेश दिग्गज का। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले सबको हंसाने वाले अब सबके साथ है। बड़ी खुशी की बात है कि आज दिनेश जी की पत्नी यहाँ पे उपस्थित है, प्रेमशीला श्रीवास्तव। मैं उन्हें इस मंच पे आमंत्रित करता हूँ। आइए प्रेमशीला श्रीवास्तव। प्रेमशीला जी स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपकी अरेंज्ड मैरिज है या लव मैरिज? अरेंज मैरिज। लेकिन हमें तो विश्वस्त सूत्रों द्वारा ज्ञात हुआ है कि ये लव मैरिज थी। ये सब लोगों को पता लग जाएगा इसलिए। मतलब अरेंज बता रही हैं, तो लव मैरिज बताने में क्या दिक्कत है? मतलब इनसे प्यार हुआ, इसमें शर्मिंदगी है? तो क्यों? क्योंकि सभी लोग सुन रहे होंगे। भाई देखो, भारतीय संस्कृति देखिए कि सभी लोग सुन रहे हैं, तो मैं सबके सामने नहीं कह सकती कि मैं पति से प्यार करती हूँ। भाई वाह वाह, इस संस्कृति को प्रणाम करते हैं, बहुत अच्छे। क्या कैसा व्यवहार रहता है घर में इनका? डरते हैं मुझसे बहुत। क्या आप मतलब पीटती वीटती हैं, क्या करती हैं? नहीं, पीटती नहीं है, फिर भी डरते हैं, खाली धमका रखा है। हाँ। अच्छा अच्छा।
आज आप कैसा महसूस कर रही हैं? आज मुझको बहुत खुशी हो रही है कि आपने यहाँ इनका सम्मान किया और मुझे भी बुलाया। बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। क्या बात है भाई, वाह वाह। बहुत स्वीट है। दिनेश, आप कुछ कहना चाहते हैं? निश्चित रूप से आज खुशी का इसलिए भी मौका है कि जहाँ मेरी पत्नी और मुझे आपने सम्मानित किया, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि मेरे परिवार के जो सबसे अहम और बड़े सदस्य हैं, हमारे आचार्य पीठ के जो सबसे बड़े सदस्य हैं, यानी आप, वो आप मेरे साथ हैं। और शायद ज़िंदगी में ईश्वर से मैंने अगर और कुछ भी मांगा होता आज के दिन तो मिल जाता, पर आज आपने मेरा जो सम्मान किया आपकी उपस्थिति में, आपके हाथों से, शायद मैं इस जन्म में नहीं भूल पाऊंगा। और अगला जन्म अगर मुझे मिला तो आपको बड़े भाई के रूप में ढूंढना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। दिनेश, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आप, प्रेमशिला, फारूक भाई, प्रदीप चौबे या तमाम वो कवि जैसे शशि जी यहाँ आई आज और उन्होंने छुपे रुस्तम के रूप में कविताएं पढ़ी, या अजय जी आए, हम तमाम लोग हिंदुस्तान की आत्मा में से निकले हुए लोग हैं। इसलिए तमाम वो लोग जो चाहे छोटी जगहों पर रहते हैं, लेकिन उन्हें जाते जाते एक शायर के 2 शेर कहना चाहता हूँ। आप कहीं भी रहें, लेकिन अगर आप में सपने देखने की हिम्मत है, उन्हें सच बनाने की ताकत है, तो आगे बढ़िए। ज़माना आपका इंतजार कर रहा है। तब मैं कहता हूँ कि दिल आंखें बंद करके भी वो चेहरा देख सकता है। वो तमाशा ही नहीं है, मगर तमाशा देख सकता है। और हम खिड़कियां दरवाजे बंद कर ले तो भी क्या होगा, जो सूरज है उसे जमाना देख सकता है। वाह वाह, क्या बात है।